हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि सबसे पहले हम 2001 से ले रहे हैं। ईयर वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पैटर्न को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। इवन यहाँ से 30 से 40% क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपको टीजीटी और पीजीटी के मिल जाते हैं। सबसे पहले हम टीजीटी का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे, देन उसके बाद हम जब टीजीटी का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सारे वीडियो को हम एक में कंपाइल करके दे देंगे। जो भी 6 घंटे का 7 घंटे का बनेगा उससे आप एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पाएंगे। फिलहाल अभी हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, ईयर वाइज। 2001 का आज ले रहे हैं, फिर जो है 2002 का लेंगे, 2003 का, ऐसे करके हम कवर करेंगे। यह सेशन रोज़ शाम को 7 बजे होगा क्योंकि कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि टीजीटी और पीजीटी का प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करवा दीजिए। मैंने एक बार शुरू किया था लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन अब जो है ये कंटिन्यू रोज़ आपको शाम को 7 बजे मिलने वाला है। तो आप उससे पहले चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी लोग टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ क्वेश्चन की व्याख्या करूँगा, नहीं तो आप वहाँ से देख पाएंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसका तो आंसर आपको दिख रहा होगा और आपको आ भी रहा होगा। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। और यह देखिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में बन सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 1972 में किया गया था और इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को यहीं से डिसाइड किया गया कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। कब से? 1972 से। ये आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 1972 में। या फिर ये भी पूछ सकता है कि 1972 में पर्यावरण संरक्षण हेतु सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था स्टॉकहोम में। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन आंसर हाइड कर रहा हूँ जिससे कि आप जो अपना आंसर लगा सकें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य, बेस्फोरस जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य या फिर पाक जल डमरू मध्य? तो जल डमरू मध्य जो होता है काला सागर और जो मरमरा सागर को जोड़ता है वो कौन सा है? वह है बेस्फोरस जल डमरू मध्य। बी दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए देख लेते हैं। बेस्फोरस यानी कि इसको वास्पोरस भी कहते हैं जल संधि, काला सागर और मरमरा सागर को बेरिंग जल जोड़ता है और जो बेरिंग है वो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच में है। यानी कि बेरिंग जो जल डमरू मध्य है वो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है। उसके बाद आता है मलक्का जल डमरू मध्य, यह अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। उसके बाद बात आती है पाक जल डमरू मध्य की, यह मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? कपास, जूट, चाय या फिर आलू? तो इसमें नकदी फसल कौन सा नहीं है? तीसरा जो है नकदी फसल नहीं है, सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। और यह नकदी फसल क्यों नहीं है? नकदी फसल उन फसलों को कहते हैं जिनको डायरेक्टली आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, जैसे जिन्हें उत्पादन के पश्चात प्रत्यक्ष बाजार में बेचा जा सकता है। यही बात मैंने जब कहा था, जैसे कपास, जूट एवं आलू को तुरंत आप या फिर खेत से निकालने के बाद ही आप इसको बाजार में बेच सकते हैं, लेकिन चाय को क्या करना होता है? उसको रिसाइकल किया जाता है, उसके बाद ही ये बाजार में बेचा जाता है। डायरेक्ट आप खेत से निकाल करके उसको बेच नहीं सकते हैं। यही कारण है कि चाय क्या है? नकदी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नर्मदा परियोजना विवाद से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान या फिर सभी संबंधित हैं? तो कौन सा नहीं है आइए देख लेते हैं। जो नर्मदा घाटी परियोजना है यह एक बृहत्तम परियोजना है। यह जो नर्मदा नदी है 87% मध्य प्रदेश, 11% गुजरात एवं 2% महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, जिसके अंतर्गत सरदार सरोवर बांध गुजरात में तथा नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। गुजरात पश्चिम राजस्थान नहर लिंक के अंतर्गत इस नदी पर नौगांव के पास एक टर्मिनल स्टोरेज डैम बनाया जाएगा। यह जो है पर्यावरण के कारण विवादित है ताकि राज्यों के अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? जापान, ब्रिटेन, अफ्रीका या फिर उपरोक्त में से किसी में नहीं? तो नियाग्रा इनमें से किसी में नहीं है। नियाग्रा कहाँ पे है? नियाग्रा जो है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वायुमंडल में पाए जाने वाले
धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। ये जल का अवशोषण करते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। या फिर डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कहते हैं क्योंकि यह क्यों कहते हैं, इसको इसलिए कहते हैं, रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे जो है धुआं, धूल एवं नमक के कण जलवाष्प को आकृष्ट करने के कारण आर्द्रताग्राही नामी का कार्य करते हैं, जिनके चारों तरफ संघनन के कारण जल बूंदों का निर्माण होता है। तो इस तरह से सभी के सभी क्या हैं, करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग क्या था? वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, मलाया। वेनिस, रूस, भारत, मलाया, चीन, मंगोलिया। तो बेसिकली क्या था इसका जो यात्रा मार्ग था वो था वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया और मलाया। ए पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए देख लेते हैं। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने वेनिस यानी कि रूस, मध्य एशिया तथा पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया की लंबी यात्रा की। उसने इन देशों से संबंधित भौगोलिक एवं सामाजिक तथ्यों का वर्णन अपने यात्रा ग्रंथ ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में किया। ठीक है, तो जब भी पूछ ले कि मार्को पोलो ने अपनी यात्रा का विवरण किस में दिया है तो लिखा है ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। ये भी आपको याद करना है, नोट कर लेना है। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी? ईसा बोमेन, मार्टोली, टेलर या फिर हटिंगटन? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई है ईसा बोमेन के द्वारा। ईसा बोमेन देखिए नया विश्व राजनीतिक भूगोल में समस्याएं, डी मार्टोनी द्वारा मध्य यूरोप, हटिंगटन द्वारा दी पल्स ऑफ एशिया और टेलर द्वारा प्रजाति भूगोल, इसकी रचना की गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर कहीं भी आप इसको याद कर सकते हैं। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती हैं पछुआ हवा, व्यापारिक हवा, मानसूनी हवा या फिर जल और स्थल समीर। तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में कौन सी हवा चलती है? यह चलती है पछुआ हवा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। इन्हीं हवाओं के प्रभाव से यूरोप के उच्च अक्षांशीय बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। तो कौन सा है? बेसिकली पहला ऑप्शन करेक्ट है। दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या फिर ग्रीड? तो किसका प्रयोग किया गया है? यह प्रयोग किया गया है संगमरमर का। पहला ऑप्शन करेक्ट है। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो कि संगमरमर से बनवाया गया। और आगरा का किला अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। सिंध नदी अरब सागर में गिरती है। सिंध नदी अरब सागर में गिरती है। इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री, गढ़वाल हिमानी, कैलाश हिमानी या फिर सियाचिन हिमानी। तो क्या है इसका? कैलाश हिमानी इसका उद्गम स्थल है। सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। और सिंध नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी के दूसरी ओर 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी गुफा अजंता की गुफा है? एलोरा की गुफा, अमरनाथ की गुफा, एलिफेंटा की गुफा? तो कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है, यही पूछा गया है। तो यह है अमरनाथ की गुफा। यह महाराष्ट्र में नहीं है, यह बल्कि कहाँ पे है? यह कहीं और है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कहाँ पे है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये तीनों कहाँ पे हैं? ये तीनों कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। दक्षिण पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश है। ईरान, कुवैत, सऊदी अरब या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन है? यह सऊदी अरब है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, गहरी नदी है या फिर छोटी नदी है? तो क्या है? यह सबसे जो है लंबी नदी है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है।